नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती महासंघ को किया रद्द। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुआ आतंकी हमला। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को पहुंच रहे अयोध्या। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी पूरी। धर्मपथ से लेकर रामपथ तक अयोध्यावासी करेंगे पुष्प वर्षा। और अब समाचार विस्तार से। आज की बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती महासंघ को रद्द कर दिया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित करते हुए नए अध्यक्ष संजय सिंह सहित तमाम निर्वाचित टीम को सस्पेंड कर दिया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह ने अंडर 15 टूर्नामेंट का ऐलान किया था और उन्हें नियमों के खिलाफ जाकर टूर्नामेंट का फैसला किया था, जिस पर खेल मंत्रालय ने फौरन एक्शन लेते हुए डब्ल्यूएफआई रद्द कर दी है। भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। सरकार ने कुश्ती संघ के चुनाव के बाद चुनी गई नई कार्यकारिणी के खिलाफ आज कड़ा फैसला लिया है, जिस पर पहलवानों ने खेल मंत्रालय के निर्णय का कड़ा स्वागत किया। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि संजय सिंह को निलंबित करने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। सभी पहलवान इसका स्वागत करते हैं। कुश्ती संघ के निलंबन के बाद बजरंग ने कहा कि वे सम्मान वापस ग्रहण करेंगे। बजरंग ने कहा कि यह सही निर्णय लिया गया है। जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ संबंधित लोगों को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने आज सुबह लाल सागर में एक और तेल ले जा रहे जहाज को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने कहा कि लाल सागर में एक भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर पर हूती आतंकवादियों द्वारा दागे गए एक हमलावर ड्रोन ने हमला किया था। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी गई, लेकिन क्षेत्र में एक अमेरिकी युद्धपोत को इमरजेंसी कॉल भेजा गया। यह हमला भारतीय तट पर एक और टैंकर पर हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसका आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना को दक्षिण लाल सागर में 2 जहाजों पर हमले की खबर मिली। अमेरिकी सेना ने कहा कि उनमें से एक नॉर्वे का झंडा लगे और स्वामित्व वाले एमवी ब्लैकमैन नामक रासायनिक टैंकर ने सूचना दी कि हूतियों द्वारा छोड़ा गया ड्रोन उनके बेहद करीब से गुजरा। वहीं जिस जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ वो एमवी साई बाबा है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इन आरोपों से इनकार किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज रविवार को आतंकवादियों ने एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद शफी को आज तड़के एक मस्जिद के अंदर गोली मार दी गई। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों ने गेंट मुल्ला, श्री बारामूला और एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलियां चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके अलावा पुंछ में भी बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादियों द्वारा हमले किए जाते हैं, जिसके तहत सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को 22 जनवरी यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मेगा रिहर्सल बनाने की तैयारी है। इसलिए जब पीएम मोदी का काफिला धर्मपथ से होते हुए रामपथ से गुजरेगा तो अयोध्या वासी और साधु संत उन पर पुष्प वर्षा करेंगे और पीएम मोदी उनका अभिनंदन स्वीकार करेंगे। इसी दिन अयोध्या रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ साथ अयोध्या वासियों को करोड़ों की सौगात भी देंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम एक रोड शो भी करने वाले हैं। यह रोड शो अयोध्या के एयरपोर्ट से शुरू होकर अयोध्या रेलवे स्टेशन तक करीब 8 किलोमीटर तक का होगा। इसके बाद पीएम मोदी रेलवे स्टेशन के भवन का भी लोकार्पण के साथ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पास के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या की भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। एयरपोर्ट के पास से होने वाली रैली की तैयारी का खांचा खींचा जा चुका है और कार्यक्रम में अयोध्या और उसके आसपास के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में अयोध्या बुलाया जा रहा है, जिनके कंधे पर इस रोड शो को सफल बनाने की जिम्मेदारी होगी। सूत्रों की माने तो 2 लाख से अधिक लोग
इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। टोंक से विधायक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। इसके अलावा अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। बता दें कि 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मिजोरम में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। एकमात्र राज्य तेलंगाना में ही पार्टी की जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रभार से मुक्त कर दिया है। प्रियंका गांधी बिना किसी प्रभार के महासचिव बनी रहेंगी। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ही राज्य के प्रभारी थे। मुकुल वासनिक को गुजरात, जितेंद्र सिंह को असम और मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दीपक बाबरिया को दिल्ली और हरियाणा, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड भेजा गया है। जीएम मीर को झारखंड और पश्चिम बंगाल, दीपा दास मुंशी को केरल, लक्षद्वीप के अलावा तेलंगाना को प्रभार दिया गया है। जयराम रमेश मीडिया संचार का प्रभार देखेंगे। शंखनाद और गीता महाआरती के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता महापूजन के साथ ब्रह्मसरोवर पर दीपदान किया। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज और अन्य गणमान्यों से शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच सन्निहित सरोवर पर गीता महापूजन के साथ ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर दीपदान किया गया। इस दीपदान के साथ ही परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 पर जयंती कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दीपोत्सव में जहां सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर हजारों दीप जलाए गए, वहीं कुरुक्षेत्र और 48 कोस के तीर्थ स्थलों पर भी दीपक जलाए गए। इस समापन समारोह पर दीपोत्सव का यह दृश्य अद्भुत और मनमोहक रहा। इस दौरान हवा में रंग बिरंगे हिंडोले भी छोड़े गए और आतिशबाजी का नजारा देखने लायक था। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव और जयंती समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का यह समारोह दीपोत्सव के कारण बहुत अद्भुत रहा और हजारों दीपों की दीपमाला से ब्रह्म सरोवर ही नहीं कुरुक्षेत्र का दृश्य अद्भुत नजर आया। उन्होंने कहा कि महोत्सव के कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्रणाली से देश विदेश तक पहुंचाया गया। इस महोत्सव को आने वाले समय में शहर की संस्थाओं के सहयोग से और यादगार बनाया जाएगा। जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप ये निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है। हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही यानी एक प्रकार से उपयोगी है। तो दुनिया के देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से जब डिमांड आई थी तो सबसे पहले मॉरिशस में हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम किया। स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम होता है। बाद में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में हो चुका है। यूएसए की भी निमंत्रण वहाँ से आया है। कल श्रीलंका जी के जो मंत्री हैं संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी एक निमंत्रण हमको दिया है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू कराइए। वहाँ जनता के बीच में भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ की असेंबली अथवा जो पार्लियामेंट होती है उन लोगों के सामने भी गीता का संदेश क्या है इसकी चर्चा होती है। तो इस संदेश के माध्यम से दुनिया की जो आज एक अंधकार मोड़ पर दुनिया खड़ी है, तनाव युक्त दुनिया है, तो उसको कैसे तनाव मुक्त बनाया जाए। लड़ाई झगड़े जिस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों में से कैसे बाहर निकलना। मोदी जी के एक प्रकार से जो दुनिया में स्थान बना है, आज दुनिया के लोग अपेक्षा करते हैं हमसे कि मोदी जी ही दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, गीता के माध्यम से संदेश दे सकते हैं।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हाल में जहर देने के अफवाहों के कारण सुर्खियों में रहा। अब उसे लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दाऊद की मुंबई और रत्नागिरी स्थित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। यह नीलामी 5 जनवरी 2024 को होगी। बता दें कि दाऊद इब्राहिम की संपत्ति विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत जब्त की गई थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की दाऊद के बंगले और आम के बगीचे की नीलामी होगी। ड्रग्स के मामले में राजस्व विभाग ने दाऊद की प्रॉपर्टी जब्त की थी। इससे पहले भी मुंबई में दाऊद की प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया था। मालूम हो कि दाऊद की 11 संपत्तियों की पहली बार नीलामी साल 2000 में की इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई थी और लेकिन उस समय नीलामी प्रक्रिया में कोई भी नहीं आया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जांच एजेंसियां दाऊद की कई प्रॉपर्टी बेचने और खरीदारों को कब्जा भी दिलवाने में कामयाब रही। पंजाब में फिरोजपुर केंद्रीय जेल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जेल के एआईजी लखबीर सिंह पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एआईजी लखबीर सिंह पर ड्यूटी दौरान जेल में लापरवाही के आरोप लगे हैं। केंद्रीय जेल के अंदर 3 तस्करों राजकुमार राज, सोनू टिड्डी और अमरीक सिंह ने 43,000 से भी ज्यादा फोन कॉल्स किए हैं। यही नहीं, तस्करों ने अपनी पत्नी के खातों में 1,35,00,000 रुपए ट्रांसफर भी किए। जिस दौरान यह कॉल्स की गई तब वहां केंद्रीय जेल की जिम्मेदारी एआईजी लखबीर सिंह के हाथ में थी। इसके तहत उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जेल के अंदर से ड्रग रैकेट चल रहा था, जिसका खुलासा उक्त तस्करों के मोबाइल फोन खंगालने के बाद हुआ। इस दौरान जेल सुप्रीडेंट सहित 7 जेल अधिकारियों के खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस के द्वारा मामला दर्ज किया गया। जेल अधिकारी सतनाम सिंह सुप्रीडेंट, अरविंदर सिंह पूर्व सुप्रीडेंट, परविंदर सिंह पूर्व सुप्रीडेंट, गुरनाम लाल पूर्व सुप्रीडेंट, बलजीत कौर वैद पूर्व सुप्रीडेंट, करणजीत सिंह संधू पूर्व सुप्रीडेंट, सुरेंद्र सिंह पूर्व सुप्रीडेंट पर गाज गिरी है। उन उक्त अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। जिला तरनतारन के गांव ख्यासपुर में गोली चलने से हाहाकार मच गया। सारा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। उस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने गांव के ही कुछ लोगों पर गोलियां चलाने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही हमलावर उन्हें धमकी देकर गए थे और आज गोलियां चला दी गई। इस गोलीबारी में 55 वर्षीय बलविंदर सिंह की मौत हो गई और 3 लोगों के घायल होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 10 में स्थित एक मकान में आग लगने से 2 साल की मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। हादसे के बाद पुलिस फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। हादसे का कारण बच्ची द्वारा माचिस की तीली जलाना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं हादसे के कारण घर में मातम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद कमरे में मां बेटी बेहोश हो गई थी। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले लोगों ने बड़ी मुशक्कत करके मां बेटी को कमरे से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने 2 वर्षीय बच्ची अमायरा को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां की हालत खतरे से बाहर है। जाते जाते एक नजर आज की वेदर रिपोर्ट पर। फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।